हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि भारतीय इतिहास का है दोस्तों। और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया दोस्तों। ये बेस्ट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है दोस्तों। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाकर वहाँ जुड़ जाए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है दिल्ली सल्तनत, और स्रोत के रूप में देख लेते हैं दोस्तों किस किस स्रोत से लेकर इस अध्याय को बनाया गया है। तो न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 4 दिल्ली के सुल्तान 1206 से लेकर 1290, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 6 दिल्ली सल्तनत 1 और दिल्ली सल्तनत 2, चैप्टर 8 दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और आर्थिक और सामाजिक जीवन, चैप्टर 10 उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष। इन तमाम चैप्टर से लेकर दोस्तों इस अध्याय को बनाया गया है दोस्तों। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तुर्क आक्रमणकारियों ने पंजाब और मुल्तान पर अधिकार के पश्चात गंगा की घाटी के साथ साथ बिहार और बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तत्पश्चात इन आक्रमणकारियों ने जिस राज्य की स्थापना की वह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी राजवंशों ने शासन किया, जिनका अध्ययन निम्नवत है। तो मुख्य रूप से जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वंश का पढ़ना है दोस्तों? तो 5 वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश का पढ़ना है दोस्तों। पहला देखते हैं दोस्तों गुलाम वंश, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक चला। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। इसे ममलूक या मामूलक या दास वंश भी कहा जाता है। तीनों नाम से भी जाना जाता है दोस्तों गुलाम वंश को, क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक सहित इल्तुतमिश और बलबन गुलाम ही थे। इन शासकों का विवरण इस तरह देख सकते हैं दोस्तों। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 तक रहा दोस्तों शासक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात 1206 में उसके द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों का उत्तराधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के उपरांत मलिक तथा सिपह सालार की उपाधि धारण की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनने के उपरांत किसका जो है वो उपाधि धारण की? तो मलिक तथा सिपह सालार का, किंतु सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासकों से कलिंजर, महोबा और खजुराहो को छीन लिया। दोआब का अपना आधार बनाकर तुर्कों के आसपास के क्षेत्रों पर अनेक आक्रमण किए दोस्तों। आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात और अनहलवाड़ के शासक भीम द्वितीय को पराजित किया। तो भीम द्वितीय जो कि है ना मोहम्मद गौरी को हराया था दोस्तों, उसे जो है पुनः किसने पराजित किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात और अनहलवाड़ के शासक भीम द्वितीय को पराजित कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी, और इसकी उदारता के कारण इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर, और इसे लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण लाहौर में हुई थी। तो इसकी मृत्यु कब हो गई? 1210 में, यानी 1206 में शासक बना दोस्तों, और 4 साल के उपरांत ही इसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इल्तुतमिश, जो कि 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह दिल्ली की सल्तनत का शासक बना, लेकिन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने उसे पद से हटाकर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना दोस्तों? तो आराम शाह दिल्ली का शासक बना, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात जो है उसका दामाद इल्तुतमिश जो है उस पद को धारण कर लिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने पिता का उत्तराधिकार पुत्र को प्राप्त होने की रीति को सल्तनत काल के आरंभ में ही समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश ने तुर्कों की भारत विजय का स्थायित्व प्रदान किया। इसमें उसने अली मर्दान खां, कुबाचा, ख्वारिज्म शाह आदि के शासकों के
विद्रोह का दमन कर दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। इसी कारण उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, परंतु वास्तविक संस्थापक बोला जाए तो वो कौन था, इल्तुतमिश था। आगे देखते हैं दोस्तों, इल्तुतमिश ने अपने शासन काल के आरंभिक वर्षों में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया और साथ ही दिल्ली सल्तनत की सीमा को सिंधु नदी क्षेत्र तक विस्तारित किया। आगे देखते हैं दोस्तों, इल्तुतमिश के शासनकाल में बंगाल और बिहार प्रांत में इवाज नामक व्यक्ति ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण कर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 1226 से लेकर 27 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने लखनौती के निकट युद्ध में इवाज को पराजित किया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि इल्तुतमिश के समय कौन सा क्षेत्र जो है वो कौन से नामक इंसान जो व्यक्ति था जो खुद को सुल्तान की पदवी धारण कर लिया था, तो वो कौन था, तो इवाज था, जो कि सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं रजिया, जो कि 1236 से 40, इसका भी शासनकाल 4 साल तक रहा दोस्तों। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों में अपने पुत्रों का उत्तराधिकारी ना घोषित करते हुए अपनी पुत्री को दिल्ली सल्तनत की सम्राज्ञी घोषित किया। इस प्रकार रजिया ने मध्यकाल के दौरान प्रथम महिला शासिका के रूप में सत्ता का बागडोर संभाला। 1236 में बनी दोस्तों और 1240 तक रही। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के राजवंश। तो दिल्ली सल्तनत के टोटल कितने राजवंश है दोस्तों, तो टोटल 5 हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश कब से कब तक, 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला दोस्तों। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश 1414 से 1451 और लोदी वंश 1451 से 1526 तक। और इसी में जो है फिर बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की इसके पश्चात। आगे देखते हैं दोस्तों, रजिया के शासक बनने के साथ ही तुर्क सरदारों की संस्था चालीसा या चहलगानी ने उसका विरोध आरंभ किया। चालीसा या चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने राजकाज में नीतिगत सहायता के लिए की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि चालीसा या चहलगानी दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। रजिया के सत्ता में आने के साथ ही सत्ता के लिए राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया, जिन्हें इल्तुतमिश के काल में चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। हालांकि इल्तुतमिश इन सरदारों के साथ बहुत आदर से पेश आता था। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात चालीसा या चहलगानी सरदार किसी अयोग्य को शासक घोषित कर सत्ता का वास्तविक बागडोर स्वयं संभालना चाहते थे। रजिया महिलाओं की पारंपरिक पोशाक बुर्का और पर्दे को त्याग कर पुरुषों के समान कुबा यानी कोट और कुल्हा यानी टोपी आदि धारण कर दरबार में आती थी दोस्तों। और वजीर निज़ामुल मुल्क जुनैदी ने रजिया का विरोध किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, किसने विरोध किया था, तो निज़ाम उल मुल्क जुनैदी ने रजिया का विरोध किया था। उसके विरुद्ध अमीर सरदारों द्वारा किए जा रहे विद्रोह का समर्थन किया था। रजिया ने राजपूतों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से रणथंभौर पर आक्रमण किया था और संपूर्ण राज्य में शांति व्यवस्था को स्थापित किया था दोस्तों। रजिया ने इक्ताओं में बदलाव कर नई नियुक्तियों की। उसने एक अबिसिनियाई गुलाम जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर यानी अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त किया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि है ना, अमीर आखूर क्या था, तो अमीर आखूर क्या था, अश्वशाला था दोस्तों। और आगे देखते हैं, जलालुद्दीन याकूत को उच्च पद देने का तुर्क अमीरों ने विरोध आरंभ किया। परिणाम स्वरूप लाहौर और सरहिंद में विद्रोह का दमन करने हेतु रजिया ने क्रमशः लाहौर पर आक्रमण किया कर वहां के सूबेदार को अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। सरहिंद पर आक्रमण के समय रजिया के सैनिकों में आपसी संघर्ष के कारण याकूत की मृत्यु हो गई और रजिया को तबर हिंद में बंदी बना लिया गया। रजिया ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए बंदी बनाने वाले सरदार अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया। तो जो अल्तुनिया जो है इसको जो है बंदी बना लिया था दोस्तों, और उसी से ही विवाह कर ली। कौन, तो रजिया सुल्तान। विवाह कर पुनः दिल्ली पर आधिपत्य
का प्रयास किया, परंतु इस प्रयास में वह असफल रही और कैथल में उसकी हत्या कर दी गई। रजिया के पश्चात इल्तुतमिश के वंश के अनेक अयोग्य व निर्बल उत्तराधिकारी सिंहासन पर आसीन हुए, जिसमें मुईज़ उद्दीन बहराम शाह जो कि 1240 से लेकर 42 तक, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 और नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से लेकर 66 आदि शामिल थे। ये सभी नाम मात्र के शासक थे, जबकि वास्तविक सत्ता तुर्क अमीरों के हाथों में थी। एतब शासन तंत्र में तुर्क सरदारों व राजतंत्र में निरंतर संघर्ष चलता गया। आगे देखते हैं दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 तक यह रहा दोस्तों। तुर्क सरदारों और राजतंत्र में जारी गतिरोध की स्थिति का लाभ उठाकर उलूग खां नामक एक तुर्क सरदार ने सल्तनत पर आधिपत्य स्थापित किया और 1266 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुआ। यह तुर्क सरदार भारतीय इतिहास में बलबन के नाम से जाना गया दोस्तों। बलबन इल्तुतमिश के कनिष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का नायब था। बलबन कौन था दोस्तों? तो बलबन इल्तुतमिश का जो बड़ा पुत्र था नसीरुद्दीन, उसी का क्या था? नायब था, जिसने सुल्तान को सल्तनत का सिंहासन पर आरूढ़ होने में सहायता की थी। यानी नसीरुद्दीन को जो है गद्दी संभालने में किसने सहायता की थी? तो बलबन ने सहायता की थी। साथ ही स्वयं की स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो है बलबन की पुत्री का, यानी बलबन का दामाद कौन हो गया? नसीरुद्दीन महमूद। बलबन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सुल्तान ने 1250 ईस्वी में एक षड्यंत्र के अंतर्गत उसे अपदस्थ कर इबादुद्दीन रैहान नामक एक भारतीय मुसलमान को नायब का पद दिया। सुल्तान ने बलबन को उलूग खां की उपाधि 1249 ईस्वी में दी। तो उलूग खां के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो बलबन ही जाना जाता है। 1266 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई के पश्चात बलबन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक बना और उसने तत्कालिक समस्याओं जैसे जिसमें अमीरों पर नियंत्रण तथा राजपूतों व मंगोलों की आक्रामक स्थिति शामिल थी, इसे निपटने के लिए रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने अपनाई। बलबन ने चालीसा या चहलगानी को भंग कर दिया। बलबन के समय तक तुर्क सरदारों का यह दल अत्यधिक निरंकुश, महत्वाकांक्षी तथा प्रभावशाली हो चुका था। बलबन ने उलमाओं के महत्व को कम किया तथा अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करने के लिए उसने उलमाओं से परामर्श लेना बंद कर दिया। बलबन ने सैन्य संगठन को प्रभावी बनाने के लिए दीवान आरिज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की तथा इमादुल मुल्क को इस विभाग का प्रमुख नियुक्त किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दीवान आरिज क्या था? तो एक सैन्य विभाग था। दीवान आरिज क्या है? तो एक सैन्य विभाग है, जिसका गठन किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा किया गया दोस्तों। बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था तथा न्याय व्यवस्था को भी महत्व दिया। गुप्तचर विभाग का नाम बरीदे ममालिक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बरीदे ममालिक क्या था? तो एक गुप्तचर विभाग था। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो बलबन के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा गया। न्याय व्यवस्था का शीर्ष अधिकारी सुल्तान स्वयं था। 1279 ईस्वी में बलबन ने बंगाल का अभियान किया तथा तुगरिल खां बेग के विद्रोह का दमन किया। तुगरिल खां के विद्रोह का दमन करने में बलबन को 2 वर्षों का समय लगा था दोस्तों। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई। उसके बाद कैकुबाद 1287 से 90 तथा क्यूमर्स 1290 शासक बने, लेकिन इसने इनके अल्पकाल का शासन पद्धति के पश्चात गुलाम वंश के शासकों की अयोग्यता व दुर्बलता का लाभ उठाकर जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे पूछा जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? क्यूमर्स था, जो कि 1290 में बना। तो कभी ऑप्शन में दोस्तों कैकुबाद या क्यूमर्स दोनों में से कोई एक दे देता है, तो जो है क्यूमर्स होगा दोस्तों। और अगर क्यूमर्स नहीं रहेगा तो उस स्थिति में कैकुबाद पर हम लोग टिक करते हैं।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बलबन का राजत्व सिद्धांत। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था दोस्तों? बलबन राजपद की शक्ति और प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहा और उसने घोषणा की कि वह विख्यात ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज है। वो किसका वंशज का घोषणा करता था दोस्तों? तो अफरासियाब वंशज का घोषणा करता था। बलबन का राजत्व सिद्धांत वसाया में संकलित है। उसके अनुसार सुल्तान जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिरूप है। सुल्तान नियाबते खुदा यानी ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है, यानी पैगंबर के बाद खुद को मानता था। सबसे पहले खुदा, खुदा के बाद पैगंबर और पैगंबर के बाद अपने आप को खुद मानता था। कौन? बलबन। आगे देखते हैं दोस्तों, बलबन ने अपनी उच्च स्थिति को दर्शाने हेतु ईरानी शैली में अपने भव्य दरबार का निर्माण कराया तथा साथ ही सिजदा यानी दंडवत करने तथा पैबोस यानी सुल्तान के कदमों को चूमने की प्रथा भी प्रारंभ की। तो पूछा जाता है दोस्तों, सिजदा और पाबोस की प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो बलबन के द्वारा प्रारंभ की गई। उसने ईरानी त्यौहार नवरोज, जो कि नववर्ष के उपलक्ष्य में होता है, की प्रथा का प्रारंभ किया तथा अपनी शासन पद्धति में शालीनता हेतु सामान्य लोगों से मिलना, शराब पीना तथा सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाएं प्रकट करने आदि पर रोक लगा दी। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि बलबन कहता था, जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ उसे मारने के लिए मेरी तलवार पर चला जाता है। ये किसका कथन है दोस्तों? तो जियाउद्दीन बर्नी का कथन है। किसके सापेक्ष है? तो बलबन के सापेक्ष उसने ये कहा था। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट खिलजी वंश। 1290 से लेके दोस्तों 1320 तक जो है खिलजी वंश का शासन रहा दोस्तों, लगभग 30 वर्षों तक। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी के पश्चात उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों की स्थिति का लाभ उठाकर तुर्क अमीरों ने सभी उच्च पदों पर अधिकार स्थापित कर लिया, जिसमें अन्य गैर तुर्क वर्गों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन गैर तुर्क वर्गों में से ही एक खिलजी था दोस्तों। खिलजी गैर तुर्क था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पहला गैर तुर्क कौन था? तो खिलजी ही था दोस्तों। मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ आए थे। उन्हें कभी भी सल्तनत काल में सम्मान नहीं मिला तथा उन्हें मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु उत्तर पश्चिमी प्रांत में नियुक्त किया गया था। इन्हीं में से एक था जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों, खिलजी वंश का पहला शासक। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में बलबन के अयोग्य उत्तराधिकारियों को दिल्ली सल्तनत में उपदस्थ कर सिंहासन पर आसीन हुआ। तत्पश्चात किलो खरी में उसका राज्याभिषेक किया गया। तो किलो खरी में किसका राज्याभिषेक हुआ दोस्तों? तो जलालुद्दीन खिलजी का, जो कि 1290 में बना और 1296 में उसकी मृत्यु हो गई। जलालुद्दीन खिलजी के उदय के साथ ही सल्तनत काल में उच्च पदों पर तुर्कों का एकाधिकार समाप्त हो गया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार रखा कि राज्य को शासित के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। उसने हिंदुओं को अपने धर्म और रीति रिवाजों का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। जलालुद्दीन खिलजी ने सहिष्णुता का व्यवहार करने और कड़े दंड प्रावधान की नीति को न अपनाकर अमीरों की सद्भावना को भी प्राप्त करने का प्रयास किया दोस्तों। 1290 में क्या हुआ कि मलिक छज्जू ने कड़ा प्रयागराज के समीप विद्रोह कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, परंतु जलालुद्दीन खिलजी ने उसे युद्ध में पराजित करके दंड नहीं दिया था। इसके विपरीत ईरान के फकीर सीदी मौला को मृत्युदंड की सजा दी गई थी, क्योंकि उसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में अपने ससुर और चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर स्वयं सुल्तान बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। पहला कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। उसी का दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, और इसने क्या किया कि अपने ससुर या चाचा भी था दोस्तों उस जलालुद्दीन खिलजी, उसकी हत्या कर दी और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और इसका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ।
जलालुद्दीन के शासनकाल के दौरान वह कड़ा का इक्तादार था। वो क्या था दोस्तों? तो कड़ा क्षेत्र है, वहाँ का वो इक्तादार था। इसने जलालुद्दीन के शासन के दौरान 1292 ईस्वी में भिलसा पर और 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया। अवध की सूबेदारी के समय इसने देवगिरी पर आक्रमण कर अकूत संपत्ति प्राप्त की और इस संपत्ति की लालसा में जलालुद्दीन अलाउद्दीन से मिलने चला गया। तत्पश्चात अलाउद्दीन ने उसकी हत्या कर दी और कुछ समय पश्चात तक वह अनेक विद्रोहों का सामना करता रहा। तो हम लोगों ने मूवी भी देखा दोस्तों पद्मावत, उसमें भी देखें कि अलाउद्दीन ने जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी। अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन ने अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता का तरीका अपनाया। उसने अमीरों के षड्यंत्र को रोकने के लिए अनेक नियम बनाए, जिसमें भोजों और उत्सवों के आयोजन को अमीरों के लिए निषिद्ध कर दिया गया। वे आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी अर्थात सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रहण की, जिसे सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इसने अमीरों के लिए शराब व नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगा दी। अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की, जिसके सदस्य अमीरों की कही गई प्रत्येक बात और कार्रवाई से सुल्तान को अवगत कराते थे। अलाउद्दीन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले अमीरों में अकद खां, हाजी मौला जो कि दिल्ली से, मलिक उमर जो कि बदायूं से, मंगू खां जो कि अवध से शामिल थे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण के लिए सेनाएं भेजी और 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र को पराजित कर दिया दोस्तों। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1298-99 में गुजरात के लिए एक अभियान चालू किया और इसी अभियान में उसे मलिक काफूर प्राप्त हुआ। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को जो है गुजरात अभियान कब किया दोस्तों? तो 1298-99 में किया और इसी अभियान के दौरान उसे मलिक काफूर प्राप्त हुआ दोस्तों, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? गुलाम था दोस्तों, और इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय वहां का शासक हम्मीर देव था। इस अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अधिकारी उलूग खां एवं नुसरत खां ने किया था दोस्तों। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का कारण चित्तौड़ की रानी पद्मावती की सुंदरता से सुल्तान का प्रभावित होना माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में इस युद्ध की चर्चा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? इसे याद रखना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 1309 ईस्वी में तेलंगाना के विरांगल पर विजय प्राप्त की। वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की। इसी समय मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। तो कोहिनूर हीरा कब प्राप्त हुआ दोस्तों? तो जब वो वारंगल पर विजय प्राप्त कर रहा था, तो उसी समय काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव से जो है उसे प्राप्त हुआ दोस्तों। आगे देखते हैं, वर्ष 1311 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने पांड्य शासक सुंदर पांड्य को पराजित कर मदुरै पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य विभाग में सुधार किया। सैनिकों को नगद वेतन के साथ घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की। उसने बाजार नियंत्रण की नीति आरंभ की। पूछा जाता है दोस्तों, बाजार नियंत्रण की नीति किसके द्वारा आरंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ की गई। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात उसके कृपा पात्र मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का नेतृत्व करता था, ने उसके नाबालिग बेटे को सिंहासन रूढ़ किया और अन्य बेटों को या तो कैद कर लिया गया या उन्हें अंधा बना दिया गया, लेकिन अमीरों ने विरोध नहीं किया। हालांकि कुछ समय पश्चात महल के रक्षकों द्वारा मलिक काफूर की हत्या कर दी गई दोस्तों। इस घटना के पश्चात खुसरो नामक एक व्यक्ति, जो हिंदू से मुसलमान बना था, दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। यद्यपि समकालीन इतिहासकार खुसरो पर यह
प्रत्येक अपराध में शामिल रहने का आरोप लगाते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो से भेंट की तथा उसे सम्मान दिया था दोस्तों। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में अधिकारियों के एक गुट ने इस्लाम के नाम पर विद्रोह कर दिया, जिसमें सुल्तान खुसरो के समर्थकों व विद्रोहियों के मध्य युद्ध हुआ तथा खुसरो की पराजय हो गई दोस्तों और उसकी हत्या कर दी गई। आगे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी की प्रादेशिक विस्तार व विजय अभियान। तो राज्य के रूप में देखते हैं दोस्तों, तो राज्य गुजरात है और शासक कौन थे? रायकरण बघेल 1298 ईस्वी में, और खिलजी सरदार उलूग खां और नुसरत खां थे। और इसमें गुजरात अभियान के मार्ग में जैसलमेर विजित किया तथा कर्ण भाग गया था दोस्तों। तो इसमें मुख्य रूप से जो याद रखना है दोस्तों, एक चित्तौड़ है जो कि रतन सिंह वहाँ के शासक थे। 1303 ईस्वी में आक्रमण किया गया और उसका जो नायक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसी के नेतृत्व में जो है ये युद्ध लड़ा गया दोस्तों और चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिरजाबाद रखा गया। 1311 में चित्तौड़ मालदेव को सौंप दिया गया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, मालवा 1305 ईस्वी में किया गया दोस्तों और जो है जालोर कान्हा देव का था। 1311 ईस्वी में जो है इस पर अधिपत्य कर लिया गया दोस्तों। और दक्षिण अभियान इसका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो पहला जो है दक्षिण अभियान इसका 1296 ईस्वी में है दोस्तों, जो किसके सापेक्ष था? तो रामचंद्र देव जो कि यादव शासक था उसके विपक्ष में था दोस्तों, देवगिरी राज्य। और इसका सरदार कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में ही इस युद्ध को लड़ा गया। दूसरा है दोस्तों देवगिरी जो कि रामचंद्र देव शासक थे और उसके विरुद्ध 1307 में फिर पुनः लड़ा गया और इस समय जो खिलजी सरदार था वो कौन था दोस्तों? मलिक काफूर। तो देवगिरी के शासक जो है रामचंद्र देव था। इससे देवगिरी से 2 बार युद्ध हुआ दोस्तों, एक 1206 में 1296 में दोस्तों और दूसरा 1307 में दोस्तों। इस युद्ध में रामचंद्र देव ने एलिचपुर प्रांत की आय देने का वादा किया था। पुनः जो दूसरी लड़ाई हुई दोस्तों 1307 ईस्वी में रामचंद्र ने कर देना बंद कर दिया था, अतः आक्रमण हुआ। रामचंद्र ने समर्पण किया और दिल्ली चला गया। वहां अलाउद्दीन ने मित्रवत व्यवहार कर उसे रायान की उपाधि दी, साथ ही नवसारी जिला भेंट दिया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, वारंगल 1309 ईस्वी में और मलिक काफूर ही सरदार था दोस्तों। द्वार समुद्र 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ही सरदार था दोस्तों। पांड्या 1311 में, उस समय भी मलिक काफूर ही वहाँ का सरदार था दोस्तों। और देवगिरी पुनः 1313 में मलिक काफूर के नेतृत्व में शंकर देव को हराकर जीता गया दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक था दोस्तों तुगलक वंश का शासनकाल। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। खिलजियों के पश्चात दिल्ली सल्तनत में तुगलकों का शासन आरंभ हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण शासक निम्नवत थे। पहला देखते हैं दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक को साम्राज्य विस्तार संपूर्ण देश पर था। उसने सुदूर दक्षिण तक के क्षेत्रों पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। वारंगल प्रथम दक्षिण भारतीय राज्य था जिसे तुगलकों द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। इसे सुल्तानपुर उपनाम दिया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तुगलकों द्वारा पहला कौन सा दक्षिण राज्य था जो अपने नियंत्रण में लिया गया? तो वारंगल दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के दक्षिण अभियान के नेतृत्व उसके पुत्र जौना खां ने किया था। मध्यकालीन इतिहास में जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जौना खां। राजमुंद्री अभिलेख में गयासुद्दीन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, दुनिया का खान किसे कहा गया? तो गयासुद्दीन तुगलक को। हालांकि वह गाजी मलिक की उपाधि से भी सुशोभित है। तो गाजी मलिक की उपाधि किसने लिया है? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर बसाया। उसका मकबरा वास्तुकला की तुगलक शैली में बनाया गया था दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने डाक व्यवस्था की शुरुआत की तथा इसके
लिए एक नए विभाग की स्थापना की। डाक विभाग का प्रधान बरीदे ममालिक नियुक्त किया गया। तो बरीदे ममालिक क्या था दोस्तों? तो डाक विभाग का प्रधान था दोस्तों। 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल, बिहार का अभियान किया और इन क्षेत्रों को जीतकर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा कर लिया। तो जो कौन सा तुगलक वंश का शासक था दोस्तों जो बंगाल और बिहार का अभियान किया? तो गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1324 में किया और दिल्ली सल्तनत में इसे मिला लिया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय दिल्ली के निकट अफगानपुर में उसके पुत्र द्वारा बनाए गई लकड़ी के भवन से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका पुत्र कौन था? जौना खां। उसी के द्वारा भवन निर्माण कराया गया था दोस्तों। भवन ही जो है इसके ऊपर गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। लकड़ी का भवन था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक इसका शासनकाल रहा दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक राज सिंहासन पर आसीन हुआ। अपने पूर्व शासक की भांति मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऐसे साम्राज्य पर शासन किया जिसका विस्तार संपूर्ण देश पर था। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान, धार्मिक व तर्कवादी शासक था। वह योग्यता को वंश से अधिक महत्व देता था। मध्यकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को महत्वाकांक्षी शासक बताते हुए कहा, वह विश्व विजेता बनना चाहता था और भारत में भूमि का एक टुकड़ा यानी कतरा भी अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। इतिहासकार इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में यह कहा, वह अत्यधिक इनाम और दंड देता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में राजधानी परिवर्तन हुआ और देवगिरी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया दोस्तों? दौलताबाद को नई राजधानी बनाया गया। लेकिन दिल्ली भी तुगलकों की राजधानी बनी रही। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए दो सैन्य अभियान खुरासान और कराचिल प्रमुख रहे। खुरासान अभियान खुरासान के शासक अबू सैयद के विरुद्ध किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य गजनी और काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर मंगोल आक्रमणों से रक्षा करना था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय अनेक विद्रोह हुए, जिसमें प्रथम विद्रोह सागर के इक़्तिदार बहाउद्दीन गुरसास्प के द्वारा 1327 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। और तत्पश्चात 1334-35 में क्या हुआ कि माबर, जो कि मदुरै में है, एहसान शाह ने विद्रोह किया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसी के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में विजयनगर, जो कि 1336 ईस्वी में, और बहमनी, जो कि 1347 ईस्वी में, दो स्वतंत्र राज्यों का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि किसके समय जो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जो है स्वतंत्र राज्यों का स्थापना हुआ। तो वो किसके समय हुआ दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। विजयनगर 1336 में और बहमनी साम्राज्य 1347 में हुआ था दोस्तों। 1340 ईस्वी में अवध के नायब आइनुल मुल्तानी का विद्रोह सबसे बीभत्स था, लेकिन अंततः वह पराजित हुआ। गुजरात में तगी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप थट्टा यानी निचला सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक बना शासक दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई और गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। उसने उलेमा और सरदारों के समर्थन से राज सिंहासन प्राप्त किया था। फिरोज शाह तुगलक का साम्राज्य अपने पूर्ववर्ती शासकों की अपेक्षा छोटा अवश्य था, फिर भी उसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के बराबर था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक अपने महत्वपूर्ण सुधारों के लिए जाना जाता है। उसने 24 प्रकार के अबवाबों यानी शुल्कों को समाप्त कर 4 महत्वपूर्ण करों को जारी रखा। उसने जजिया को ब्राह्मणों पर भी लागू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है जजिया कर ब्राह्मणों पर लागू करने वाला पहला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। पूछा जाता है किसके द्वारा 24 प्रकार के शुल्कों को समाप्त कर 4 महत्वपूर्ण करों को लागू किया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने कृषि तथा सिंचाई के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 11 नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कई महत्वपूर्ण विभाग, दारुल सफ़ा यानी राजकीय अस्पताल था दोस्तों, दीवान खैरात यानी दान विभाग,
दफ्तर रोजगार यानी बेरोजगारों के लिए दफ्तर इत्यादि की स्थापना की। तो दारुल सफ़ा, दीवान खैरात और दफ्तर रोजगार किसके द्वारा चालू किया गया दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसने कृषि और सिंचाई के लिए क्या किया दोस्तों? कि नहर का निर्माण किया, जो कि 11 नहर था टोटल दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने कई महत्वपूर्ण स्मारकों का निर्माण कराया। उसने अशोक के 2 स्तंभ मेरठ और टोपरा से लाकर दिल्ली में स्थापित किया। पूछा जाता है दोस्तों कि अशोक का 2 स्तंभ कौन कौन सा था जो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया? तो मेरठ और टोपरा का अभिलेख था दोस्तों, स्तंभ था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत की नींव को बनाए रखने हेतु जन कल्याण और परोपकारिता पर बल दिया। उसके शासनकाल के अंतिम दौर में साम्राज्य अस्थिरता से ग्रस्त हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत विभाजित हो गई और उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गई। इसी दौरान 1394 में जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना हुई। आगे देखते हैं दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके साम्राज्य का विस्तार दिल्ली से पालम तक सीमित था। पूछा जाता है दोस्तों कौन सा शासक था जिसका दिल्ली से पालम तक ही सीमित था? तो नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था? दिल्ली से पालम तक ही सीमित था। इसी समय भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, जिसने तुगलक वंश के साम्राज्य को समाप्त कर दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि तैमूर लंग का जो आक्रमण 1398 में हुआ था वो किसके समय हुआ था? तो नसीरुद्दीन महमूद के समय हुआ था। तैमूर लंग के बारे में थोड़ा देखते हैं दोस्तों। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण। तैमूर 1369 ईस्वी में समरकंद का शासक बना। वह एक कुशल राजनीतिक तथा महान सेनापति था। अपने विजयों के पश्चात उसने ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, कुर्दिस्तान आदि को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। उसने अत्यधिक धन संपदा की लूट के उद्देश्य से 1398 में दिल्ली के सल्तनत पर आक्रमण किया और दिल्ली जीतने के पश्चात 15 दिनों तक दिल्ली में रहकर 1399 में वापस लौट गया दोस्तों। सैयद वंश 1414 से 1451। तुगलक वंश के पतन के पश्चात सैयद वंश 1414 से 51 तक दिल्ली के सल्तनत पर आधिपत्य स्थापित किया। इस वंश के प्रमुख शासक निम्नलिखित है दोस्तों। खिर्ज खां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन है? तो खिर्ज खां हैं। तो सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां था। तैमूर लंग ने भारत से जाते समय खिर्ज खां की सेवाओं से प्रसन्न होकर मुल्तान और दीपालपुर के सूबेदारी खिर्ज खां को सौंप दी। मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी मिलने के पश्चात वह प्रभावशाली हो गया और दिल्ली के शासक दौलत खां लोधी को पराजित कर स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर अधीन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मुबारक शाह 1421 से 1434। मुबारक शाह 1421 से 1434 दोस्तों। मुबारक शाह एक योग्य शासक था जिसने सल्तनत के विस्तार को देखते हुए मेवात, बयाना तथा ग्वालियर के विरुद्ध सफल अभियान किए और राज्य की आय में वृद्धि के स्रोत को बढ़ाया। अन्य शासक मुबारक शाह के पश्चात मोहम्मद शाह, जो कि 1434 से 43 ईस्वी तक एक निर्बल शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर आसीन हुआ। इसी के शासनकाल के दौरान बहलोल लोदी ने महमूद खिलजी के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की। तत्पश्चात अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 51 में सुल्तान बना, लेकिन बहलोल लोदी ने उसकी अयोग्यता की स्थिति को लाभ उठाकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लोदी वंश 1451 से 1526 तक चला दोस्तों। ये वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश लोदी वंश था। यह मूलतः अफगानी थे। पूछा जाता है दोस्तों कौन सा जो है अफगानी थे? तो लोदी वंश थे जो है अफगानी थे और सारे तुर्क थे दोस्तों। इन्होंने दिल्ली सल्तनत की गरिमा और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। लोदी वंश के शासक निम्नलिखित थे। पहला है दोस्तों बहलोल लोदी, जो कि 1451 से 1489 तक रहा दोस्तों। सैयद वंश के अयोग्य और निर्मल उत्तराधिकारियों की स्थिति का लाभ उठाकर बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। इसने विद्रोही
गवर्नरों की शक्तियों को दबाने का प्रयत्न किया और साथ ही जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया दोस्तों। कौन? तो बहलोल लोदी। उसके बाद शासक बना दोस्तों सिकंदर लोदी, जो कि 1489 से 1517 तक रहा। सिकंदर लोदी लोदी वंश का योग्यतम शासक था। इसने पश्चिम बंगाल तथा गंगा घाट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया तथा बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह से मैत्री संबंध भी स्थापित किए थे। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर आगरा में स्थापित की। कालांतर में शहर प्रसिद्ध हुआ तथा इस शहर की स्थापना का श्रेय सिकंदर लोदी को दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने की। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र व उत्तराधिकारी था। इसने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों के दौरान ही राणा सांगा और अफगान सरदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। लोदी सुल्तान अफगान सरदारों की राजभक्ति पर अत्यधिक निर्भर थे, किंतु सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति को देखकर सरदार अत्यधिक प्रसन्न नहीं थे। उनमें से कुछ सरदारों ने विद्रोह के द्वारा अपने असंतोष का व्यक्त किया और कुछ अफगान सरदारों ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध षड्यंत्र पर काबुल के शासक जो कि बाबर था आक्रमण हेतु आमंत्रित कर दिया दोस्तों। और फलस्वरूप 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई और लोदी वंश समाप्त हो गया दोस्तों। और फिर उसके बाद मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमण की स्थिति एक नज़र देख लेते हैं। भारत अपनी प्राकृतिक सीमाओं के कारण अधिकांश बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित था, लेकिन उत्तर पश्चिम सीमा की ही स्थिति कमजोर थी। हुन, सीथियन आदि की भांति तुर्क भी इसी क्षेत्र के पहाड़ी दर्रों से होकर भारत में प्रवेश करते थे। इन पहाड़ों का विस्तार इस प्रकार हुआ कि पंजाब और सिंध की उपजाऊ घाटियों में की सुरक्षा हेतु काबुल से लेकर गजनी होते हुए कंधार तक पहुंचने वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण आवश्यक था। हिंदू कुश से घिरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना इससे भी अधिक आवश्यक था, क्योंकि यह मध्य एशिया से कुमक पहुंचने का मुख्य मार्ग था दोस्तों। इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण। इल्तुतमिश के काल में ख्वारिज़्म में साम्राज्य के उदय के फलस्वरूप काबुल, कंधार और गजनी पर गुलाम वंश के शासकों के नियंत्रण तीव्रता से समाप्त होने लगे। लेकिन 1218 में चंगेज खान जो कि मंगोल ने ख्वारिज़्म साम्राज्य पर आक्रमण कर उसे पूर्णतः नष्ट कर दिया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि भारत में जो है मंगोलों का आक्रमण सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ? तो इल्तुतमिश के ही शासनकाल में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पर मंगोलों के आक्रमण का खतरा 1221 में आया, जब ख्वारिज़्म राजा की पराजय के पश्चात युवराज जलालुद्दीन ने चंगेज खां के भय से सिंधु नदी को पार करती भारतीय सीमा में प्रवेश किया, परंतु इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया दोस्तों। और इस तरीके से भारत पर आक्रमण होने से मंगोलों के बचा लिया। बलबन के समय मंगोल आक्रमण। चंगेज खां की मृत्यु 1226 ईस्वी के पश्चात उसका विशाल साम्राज्य उसके पुत्रों में विभाजित हो गया। 1241 में हेरात, गोर, गजनी और तुखारिस्तान में मंगोल सेनापति तैर बहादुर लाहौर की सीमा तक आ पहुंचा था और लाहौर के सूबेदार ने दिल्ली सुल्तान से सहायता मांगी, लेकिन तत्कालीन सुल्तान बलबन ने किसी भी प्रकार की सहयोग नहीं किया और अंततः लाहौर पर मंगोलों का अधिकार हो गया। 1245 में मंगोलों द्वारा सुल्तान पर आक्रमण के पश्चात बलबन ने उसका सामना किया और उसे पराजित किया। इसी बीच इमामुद्दीन रेहान ने बलबन के प्रतिद्वंदियों के साथ मिलकर उसे पदच्युत करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह असफल रहा। तुर्क अमीर, जिनमें शेर खां शामिल था, उसने मंगोलों के साथ मिलकर बलबन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को दर्शाया। शेर खां मुल्तान का सूबेदार था दोस्तों। मंगोलों से निपटने हेतु बलबन ने जिस रणनीति तथा कूटनीति की व्यवस्था का निर्माण किया, 1286 में उसकी मृत्यु के पश्चात भी जारी रहा। आगे देखते हैं दोस्तों, खिलजियों के समय मंगोल आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी बलबन के समय उत्तर पश्चिम सीमाओं के प्रधान रक्षक था। इसने अनेक परंतु लड़ाइयों में मंगोलों के विरुद्ध अपनी योग्यता का परिचय दिया था दोस्तों। 1292 में हलाकू का एक पौत्र अब्दुल्ला 1.5 लाख घोड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण हेतु बढ़ रहा था।
परंतु जलालुद्दीन खिलजी ने उस सेना को बलबन द्वारा स्थापित भाटिंडा, सुनाम आदि में सीमा सुरक्षा पंक्ति के समीप पराजित कर दिया और मंगोलों द्वारा युद्ध विराम के निवेदन के पश्चात 4000 मंगोल इस्लाम स्वीकार करने के बाद दिल्ली के आसपास बस गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान उन सभी मंगोलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था जो जलालुद्दीन के शासनकाल में दिल्ली के पास बस गए थे। तो किसने नष्ट कर दिया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के शासनकाल में 1299 में नवीन मुसलमानों यानी जो कि मंगोल द्वारा गुजरात अभियान के पश्चात लूट में अत्यधिक हिस्से की मांग के पश्चात विद्रोह कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन मुसलमानों के साथ साथ उनकी स्त्री और बच्चों को भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कड़ी सजा दी गई। दिल्ली के सल्तनत के अधीन सुल्तानों द्वारा मंगोल आक्रमणों व उनकी स्थितियों में आए परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सका। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।